मुझसे शाहों के कसीदे नहीं गढ़े जाते, मैं किसान हूं, भूख का इंतजाम लिखता हूं। मुझे शीश महल बनाने नहीं आते, भूमिपुत्र हूं, मिट्टी से गजल लिखता हूं। नमस्कार, खम्मा घड़ी, राम राम सा स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में, जो कि समर्पित है हमारे देश के उन मेहनत कश किसानों को जो हम सब के लिए 140 करोड़ थालियों का इंतजाम करके सोते हैं। और हमारे इस खास कार्यक्रम में हम कुछ युवाओं को सहयोग प्रदान करते हैं, उन युवाओं को जो अपने खेत की माटी की महक को विदेशों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस खास एपिसोड में। राम राम साथ द एग्री वेंचर पिच के इस खास एपिसोड में अब हम आपको मिलाने ले जा रहे हैं एक ऐसे खूबसूरत कपल से जिसने अपनी यात्रा की शुरुआत असम के पानीतोला से की और वो जैसलमेर के सम तक उन्होंने इस कार्य को इतना फैलाया कि वो लोग आजकल उनको उसी नाम से जानने लगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गजानंद अग्रवाल की, जिन्होंने पशुओं के लिए, जी हाँ, कैटल्स के लिए, एनिमल्स के लिए एक ऐसा कैटल फीड तैयार किया, एक ऐसे कैटल फीड को दुनिया के सामने लेकर आए जो उनके लिए ड्राई फ्रूट्स की तरह काम करता है, उनके पोषण करता है और उनकी दूध देने की क्षमता को बढ़ाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गजानंद अग्रवाल और उनकी वाइफ प्रियंका अग्रवाल की, जिन्होंने अजोला नाम की फंड को पशु आहार के रूप में लोगों के सामने इंट्रोड्यूस किया। जी ओपे जी, गजानंद अग्रवाल जी इस समय हमारे सामने हैं। नमस्कार गजानंद जी। नमस्कार। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी गजानंद जी, क्या आपका सफ़र रहा? बहुत शॉर्ट शब्दों में मैं जानना चाहूँगा। ओपे जी जानना चाहेंगे अजोला के बारे में और हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। सर, सफ़र बहुत सुहाना रहा अभी तक का, क्योंकि एक सबसे अहम विषय ये है कि मैं कृषि जैसे विषय से जुड़ पाया और कृषि विषय भारत के लिए एक अपने आप में गौरव का विषय है, क्योंकि हमारी अधिकांश पॉपुलेशन जो इंडिया की है वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़ी हुई है, ये पूरी दुनिया जानती है। तो एक मन में हमेशा एक चिंता भी रहती थी और खुशी भी कि हम कुछ ऐसे एक विषय पे काम करें जिससे पूरी दुनिया के सामने हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट को लेके आएँ जो कृषि से संबंध रखता हो और एक आम आजीविका का साधन बन सके किसानों का, और किसानों की जो समृद्धि का द्वार है वो खुल सके। तो जब हमारी शुरुआत हुई, बहुत एक छोटी शुरुआत जिसको हम लोग कहते हैं कि एक इकोनॉमिकल लेवल पे, जो लोग कई बार कहते हैं ना, कुछ लोग बोलते हैं कि यदि आदमी की कुछ करने की इच्छा हो और जुनून हो तो उसके लिए पैसा और मनी कहीं उसके आड़े नहीं आती, कहीं उसकी बाधा नहीं बनती, यदि आदमी का जुनून सकारात्मक दिशा में है तो 2009 में हमारी एक छोटी सी फर्म जिसका नाम हमने रखा शॉर्ट फॉर्म में दोस्ती, और वैसे पूरा यदि नाम आपको बताऊं तो दिशा ऑर्गेनिक साइंस टेक इंडस्ट्रीज, और इसको जब हम लोग कंप्लीट छोटी फॉर्म में बोलें तो एक नाम बनता है दोस्ती। दोस्ती का मीनिंग हम लोगों ने इसीलिए रखा कि हम लोगों को, किसानों, जो हमारे किसान भाई हैं, हमारे देश के किसान हैं, उनको ऐसे लोगों से मिलाना जिससे उनकी जो उत्पाद बनाने की जो क्षमता है, क्योंकि हमारे किसानों की एक मेंटलिटी, किसानों के प्रति जो हमारी पब्लिक की मेंटलिटी वो ये है कि किसान ही एक ऐसा है पूरी दुनिया के अंदर जो हमेशा खरीदता खुदरे में है, खरीदता हमेशा थोक में है और बेचता हमेशा खुदरे के अंदर है। तो उसको जो वास्तविक कीमत है वो कभी मिल नहीं पाती उसको, और उसका उत्पाद की जो ओरिजिनल वैल्यू है तो उस तक वो कभी पहुंच नहीं पाता। तो हमें क्या करना है, उनकी दोस्ती ऐसी जगह करवानी है कि उनको एक बायर और सेलर मीट करवानी है, जो उसका प्रोडक्शन है, यदि वो प्रोडक्शन की सही वैल्यू ले सके तो वो बहुत आगे बढ़ सकता है देश का किसान। और इसी थीम के साथ हम लोगों ने स्टार्ट किया दिशा ऑर्गेनिक इंडिया को। आपकी इस यात्रा में जो आपकी है उसमें आपकी वाइफ का क्या रोल रहा? क्या आपकी पार्टनर जो हैं उन्होंने क्या आपको मदद की? क्योंकि आपने कहा बहुत ही लोअर लेवल से आपने शुरू किया और आज यहाँ तक पहुँचे हैं, इनका क्या सहयोग रहा? आप ही के मुंह से सुनना चाहूँगा प्रियंका जी। इन्होंने, जैसे ये शुरू से ही कृषि के लिए बहुत ज़्यादा इनके मन में रहता है कि मैं कृषि से जुड़ूं, किसानों से जुड़ूं। इन्होंने शुरू से बहुत मेहनत की इस चीज़ के लिए। अब जैसे इन्होंने अजोला का ही किया तो ये चाहते हैं कि मैं अजोला को सब जगह पहुंचाऊं, जिससे पशु उसको भाई खा सके, कर सके, उनका फीड बढ़े और ये चीज़ लोगों तक पहुँचे, करे ये चीज़। कुछ मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, इसका रोल जिंदगी में बहुत अहम रोल है। वैसे तो हर अर्धांगिनी का, हर धर्मपत्नी का एक बहुत बड़ा रोल होता है, जिसकी कंट्रीब्यूशन यदि माने तो हम लोग इस दुनिया में सबसे बड़ा पावर होता है उसकी अर्धांगिनी का, धर्मपत्नी का। और रियलिस्टिक में बताऊं, यदि मेरे परिवार में यदि ये मेरे साथ नहीं होती तो मैं इस मुकाम तक, इस स्टेज तक नहीं पहुंच पाता। बेसिक कंट्रीब्यूशन इसका ये रहा कि इसने हमेशा कॉन्फिडेंस लेवल को बनाए रखा
कभी टूटने नहीं दिया। किसी भी लेवल पे कहीं भी मेरे को खुद को लगा कि नहीं यार मैं एक नहीं कर सकता, ये मैं यहाँ तक नहीं पहुँच सकता, ये काम मेरे लिए असंभव है ना। बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं जीवन के जो एक अभी इसमें समय सीमा बहुत कम है तो उनको एक्सप्लेन करना लगभग नामुमकिन है मेरे लिए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि एक धर्म पत्नी का जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है सक्सेस के पीछे। ये पहले तब तक नहीं मैं मानता था जब तक मेरी धर्म पत्नी नहीं थी। अब मैं मानता इसलिए हूँ क्योंकि अब मेरे साथ मेरी धर्म पत्नी है। आज बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं सर आप। रियली। चलिए अजोला के सफ़र पे लौट के आते हैं वापस। कहाँ से शुरू किया था, उस समय पर क्या करते थे और आज आप कहाँ पहुँचे, बहुत शॉर्ट में। अजोला बेसिकली जैसे हम लोग पढ़ते रहते हैं, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट बड़ा पढ़ने का विषय है। यदि रेगुलर हम लोग पढ़ें तो हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आएंगी एग्रीकल्चर में। बहुत सारे लोग उस विषय को पढ़ते नहीं है इसलिए उन्हें अपॉर्चुनिटीज नज़र नहीं आती। तो अजोला जो है वो अजोला एक फीड ही नहीं है सर, ये पावर ऑफ प्रोटीन है। यदि हम लोग ह्यूमंस में बात करें या एनिमल्स में बात करें, प्रोटीन की एफिशिएंसी वीगन फूड के द्वारा या प्लांट बेस के द्वारा होना बहुत जरूरी है। और ये एक सोर्स है क्योंकि जितने भी कैटल्स हैं बेसिकली इंडियन एग्रीकल्चर है या इंडियन एनिमल हस्बेंड्री है, उसका पार्ट ये है कि एनिमल हस्बेंड्री का पार्ट ये है कि जितने तरह के मिल्क प्रोडक्टिव एनिमल्स हैं उनका दूध बढ़ाने के लिए प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। और प्रोटीन को सोर्स करने के लिए हमने जितने तरह के फीड देखे जो कॉमर्शियल मार्केट में अप्लाई होते हैं एनिमल्स के अंदर, उसके अंदर फीड एप्लीकेशन के अंदर एक बहुत बड़ा अभाव है, बहुत बड़ा गैप है। वो गैप है कि हम लोग उनको पेट पूर्ति के लिए या उदर पूर्ति के लिए पशुओं के लिए हम लोग उनको कोस्ट कटिंग करने के लिए तूड़ा या इस तरह के पशुआड़ देते हैं, जिसके अंदर यदि हम लोग बात करें तो 1% प्रोटीन से भी कम प्रोटीन होता है। एक तरीके से उनका उदर पूर्ति का साधन है। और यदि हम लोग उसके प्रोडक्शन आए हुए प्रोडक्ट की बात करें जो ह्यूमन कंजप्शन में यूज होता है, दूध है, दही है या फिर आपका घी है, उसके अंदर हम लोगों को न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं मिल पाती जो हम लोगों को नीड है। तो इस फुलफिल जो गैप बन रहा था उसको फिल करने के लिए हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोगों को इस तरह के फीड को अप्लाई करना चाहिए इंडियन एग्रीकल्चर या एनिमल हस्बेंड्री में, वो भी बहुत एक कॉम्पैक्ट मॉडल के साथ, ताकि जो हमारे फार्मर हैं या पशुपालक हैं उनकी जो फीड की कॉस्ट है उसको कम किया जा सके और उनकी लागत को हम लोग कम कर पाए किसी भी तरीके से। आपकी सेल अजोला की राजस्थान में और हिंदुस्तान में अगर भारत की बात करें तो सब तरफ फैली हुई है। अब आप क्या चाहते हैं, मतलब इस मंच पर आपके आने का कारण? इस मंच, पहली बात तो इस मंच का धन्यवाद, क्योंकि ऐसा मंच मेरे हिसाब से एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप में मैंने अभी तक नहीं देखा। ये फर्स्ट टाइम इन इंडिया में देख रहा हूँ और ये बहुत अच्छी पहल है। सबसे पहले ओपेश सर और आपको और इस मंच को बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी चीज, मैं एक उस श्री कृष्ण की तलाश में हूँ जो इस यात्रा को पूरी कर सके, क्योंकि हमारा विजन जब से हम पढ़ रहे हैं तब से हमने एक चीज को समझा, अमेरिका जैसी कंट्री है वो $27 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है और चाइना जो कंट्री है वो $21 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है। इंडिया आज $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है। जो इतना बड़ा गैप है इकोनॉमी का, जो जीडीपी का गैप है, वो गैप ओनली एक ही चीज के कारण है कि जो हमारा निर्यात का बूस्टर है ना, वो हम लोग लॉन्च नहीं कर पा रहे। ओपेश सर। पहली बात तो गजानन जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ने पहली बार एक ऐसे टॉपिक के बारे में सोचा। पशुओं के बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं। जी सर। हेल्थ केयर प्रोग्राम्स या ह्यूमन हेल्थ की बात करें, हर तरह की चीज़ अवेलेबल रहती है और बहुत अच्छा लगा आपकी नॉलेज को देख के। अर्धांगिनी वाली बात भी आपने सही बोली, हर पुरुष के पीछे कोई ना कोई सफल महिला होती है, इनका सपोर्ट है जो आप यहाँ तक जा रहे हैं। देखिए, एक्सपोर्ट के लिए बहुत सारी कंट्रीज आपका वेट कर रही है, पहली बात तो। जी सर। बहुत सारी कंट्रीज में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट वंडरफुल बिजनेस है। सबसे बड़ी बात क्या है, हमको अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई करना होगा कंट्री के डिमांड के अकॉर्डिंग। जैसे आप खुद ही कह रहे हैं, लिक्विड फॉर्म की बजाय पाउडर फॉर्म में दिया जाए। एक्सपोर्ट की एक ही प्रॉब्लम आती है, कितना भी अच्छा अपना ब्रांड हो, कितनी भी अच्छी तरह से हमने तैयारी की हो, सामने वाला हम पे भरोसा नहीं करता। ह्यूमन नेचर है। अब हम यहाँ बैठे हैं, हम चाहे यूरोप के बायर को दे रहे हैं, यूएसए के बायर को दे रहे हैं, अफ्रीका के बायर को दे रहे हैं, अरब में दे रहे हैं, कहीं भी दे रहे हैं, एक बार आदमी फर्स्ट टाइम ट्रस्ट जी, ये ह्यूमन नेचर है। अब हम जयपुर में बैठे हैं, दिल्ली वाला भी सोचेगा। एक्सपोर्ट की एक खूबी भी है। पहली बात तो वंडरफुल थिंग, आपने बहुत अच्छी बात कही, जब
मन वचन और कर्म से आदमी लग जाए, मुझे कुछ करके दिखाना है, तो पैसा तो कोई समस्या है ही नहीं। बट एक्सपोर्ट की खूबी है उसमें एडवांस पेमेंट भी आता है, यूएस डॉलर के अंदर पेमेंट आता है, और डॉलर के अंदर जब आप इनकम करेंगे तो डेफिनेटली आपसे जुड़ा हुआ जो इकोसिस्टम है उस पूरे इकोसिस्टम को मदद मिलेगी। मोदी जी का विजन है लोकल टू ग्लोबल, उसमें हम वैसे ही बहुत लोगों को हेल्प कर रहे हैं, और आपने बहुत अच्छा डाटा दिया, बहुत अच्छी चीज़ें दी, वंडरफुल नॉलेज के लिए तो मैं खुद ही सलाम करता हूँ। अच्छी बात है कि आपने तैयारी पूरी करी है। देखिए एक्सपोर्ट में हम आपको बहुत अच्छी तरह से मदद कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड 16 देशों में हमारे ऑफिस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, आपके प्रोडक्ट को ट्रायल प्रोडक्ट को उन 16 देशों में ले जाने की कोशिश करते हैं, और जब आप उनमें से कुछ देशों में पहुंच गए तो आपकी जर्नी आप खुद ही ले जाएंगे। ना तो आपको कृष्ण की जरूरत होगी, सारथी भी आप होंगे, युद्ध भी आप लड़ेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी एक इंटरनेशनल ब्रांड होंगे। शुरुआत क्या है, पहली कंट्री, दूसरी कंट्री तो रेफरेंस हो जाता है कि भाई आपके बगल वाले कंट्री में अपना माल जा रहा है। तो क्या चैलेंज फेस कर रहे हैं आप, ये मैं पूछना चाह रहा हूं। इतना स्टडी किया है तो सोचा भी होगा एक्सपोर्ट करने का, चैलेंज क्या फेस कर रहे हैं आप? चैलेंज बस मैंने जैसा आपसे पहले जिक्र किया सर कि बेसिक मेरा जो ग्राउंड है, वैसे तो मैं कम्युनिटी तो अग्रवाल से बिलोंग करता हूँ, लेकिन हमारा फेमिलियर बिजनेस नहीं रहा कभी, हम लोग बिजनेस लाइन में नहीं रहे, और कम से कम एग्रीकल्चर फील्ड का बिजनेस मेरे नियर एंड डियर किसी ने भी नहीं किया। तो एग्रो एक्सपोर्ट के अंदर जाना मेरे लिए चैलेंज नहीं है, मेरे लिए समझने का विषय है, और समझने के लिए एक मार्गदर्शक का होना बहुत जरूरी है। क्या है कि आपने कहा कि बाद में आप खुद ही ट्रेड करेंगे, खुद ही आप चले जाएंगे, आपको रेफरेंस सेल मिलेंगी, क्वालिटी प्रोडक्ट के हिसाब से आप अप्रोच करेंगे, लेकिन मार्गदर्शक यदि हमेशा साथ रहता है ना सर, तो बहुत सारे चैलेंजेस, उतने चैलेंजेस कम हो जाते हैं जो हमें खुद को फेस करने पड़ते हैं। डेफिनेटली हमारा बेसिक वर्क प्रोटीन पे है सर, क्योंकि प्रोटीन की एफिशिएंसी ह्यूमंस या एनिमल्स दोनों में बहुत कम है, और इसको फुलफिल करने के लिए वीगन या प्लांट बेस्ड कोई भी सोर्स नहीं है। और यही एक बेसिक रीजन है कि जो बाहर की कंट्रीज हैं वो नॉन वेजिटेरियन बेस पे अपने प्रोटीन को फुलफिल करती है, और जब हम लोग इसको अप्लाई करेंगे सर मार्केट में, तो हमारे फार्मर को एक बहुत हैंडसम अमाउंट मिलेगा अपनी क्रॉप को सेल करके, और बहुत लिमिटेड एरिया में, क्योंकि इंडियन फार्मर्स के पास में लैंड होल्ड कैपेसिटी भी बहुत कम है। यदि पर हेड फार्मर आप देखेंगे तो पर हेड फार्मर 1 एकड़ या 1 एकड़ के आसपास की उसकी लैंड होल्ड कैपेसिटी है, जो उसके बच्चों में यदि डिवाइड कर दें, और जिस तरह से कल्चर बढ़ रहा है, क्योंकि फार्मर का बच्चा भी ये चाहता है, या फार्मर भी ये चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छी स्कूल में जाए, मेरे बच्चे की अच्छी शादी हो, मेरा बच्चा भी BMW कार मेंटेन करे। वो केवल आप और हमारी नहीं, वो अपने बारे में भी ऐसा सोचता है, और तब संभव है जब हम यहाँ से बाई प्रोडक्ट बना के और फिर सेल करें। प्रोटीन हेल्थ केयर आज के टाइम का बहुत बड़ा इशू है, चाहे वो पशु आहार में आए, चाहे ह्यूमन में आए, चाहे फर्टिलाइजर भी ऑर्गेनिक, हर चीज़ आज के टाइम पे ज़रूरत की है। लोग चेंज हो रहे हैं, लोगों की सोच चेंज हो रही है, और आजकल जब से हेल्थ केयर का मैटर आया है ना, लोग चाहे हिंदुस्तान की बात करूं सुनील जी, या किसी कंट्री की बात करूं, हर आदमी प्राइस देने को तैयार है। मनी मैटर नहीं, क्वालिटी स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए, और ट्रस्ट जो हम जमाएं, जो हम खड़ा करें, वो फुलफिल होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो जी क्या लेकर जा रहे हैं गजानन जी राम सा से, हमारे इस कार्यक्रम से क्या लेकर जा रहे हैं? देखिए मेरी तरफ से तो ये लेके जा रहे हैं 16 देशों का मार्केट तैयार कीजिए। मेरी टीम आपको कांटेक्ट करेगी आज से ही। नेक्स्ट 2 से 3 महीने हम तैयारी करेंगे, और नेक्स्ट बूट कैम्प में सुनील जी बताएंगे, उस टाइम पर हम आपको हमारे कम से कम 10 कंट्री के इन्वेस्टर्स जो वहाँ बिजनेस कर रहे हैं उनके साथ आपको डायरेक्ट इंट्रोड्यूस करेंगे। नो कॉलिंग, नो ईमेलिंग, सीधा, जिससे आपका मार्केट में माल जाए। तो राम के बाद अब श्री कृष्ण मिले आपको। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका गजानन जी, और बहुत बहुत शुक्रिया। अब इनके साथ नेक्स्ट मीटिंग आप प्लान कीजिए, आप प्रोडक्ट को समझिए। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद जो देखिए प्रोडक्ट तो अच्छा है, समझ में आ गया, HSN कोड उन्होंने बताया, डिमांड हम उससे अपना आप ही चेक कर लेंगे कहाँ ज़्यादा है, फिर उसके हिसाब से प्रोडक्ट प्लानिंग करेंगे, पर ये प्रोफेशनल तरीके से वर्क होगा जी, और टीम करेगी, क्योंकि ये बड़ा गेम है, बड़ी प्लानिंग है, जंग भी बड़ी लड़ेंगे। तो करते हैं तैयारी। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, आपसे बातचीत लगातार जारी रहेगी, परंतु राम सा में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए समाचार प्लस। वेट हाँ ले फोटो, अपनी ही है, अपने ने ही बनाई और अपने ही वोटों से बनी है वंदे भारत। हाँ यार, किसने सोचा था हमारी ट्रेनों में रिवॉल्विंग सीट्स, विस्टा डोम्स होंगे।
एयरपोर्ट जैसे एस्केलेटर्स, लाउंजेस, फूड कोर्ट रेलवे स्टेशन पर होंगे। शहर शहर मेट्रो और अब तो बुलेट ट्रेन भी आ रही है। और फिर भी पता है मोदी जी क्या कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है। लाइफ इजी बना दी मोदी जी ने। और अब हम उनकी जीत इजी बनाएंगे। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज की गारंटी मोदी की, मोदी जी को वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। मिलावट के खिलाफ समाचार प्लस की जंग। किसी ने पूछा नहीं कि रिफाइंड है क्या, कितना जहर हम खा रहे हैं, किसी ने पूछा। पर चूंकि जरूरत है, क्या करें, कहां से खिलाएं, इतना तेल कहां से लाएं। हम कहते हैं भाई पैदावार बढ़ाओ। आइए मिलकर करें मिलावट खोरों पर वार। राजस्थान में एक ही शोर, नहीं बचेंगे मिलावट खोर, क्योंकि ये दिल मांगे प्योर। प्रदेश की सबसे बड़ी मुहिम लगातार सिर्फ समाचार प्लस पर। बेबाक खबरें, पूरा सच, देखते रहिए समाचार प्लस। चुनावी महाभारत, सबसे बड़ा चुनावी रण। जरूर करें मतदान, देश का है ये प्रण। आपका वोट, आपकी सरकार। महाभारत 2024 में कौन जीतेगा इस बार? देखिए लगातार सिर्फ समाचार प्लस पर। बेबाक खबरें, पूरा सच, देखते रहिए समाचार प्लस। बात सुर्खियों की हो या सुर्खियों से आगे की, समाज से सियासत तक, खेल के मैदान से उद्योग व्यापार तक, आपका हर मुद्दा, आपका हर सरोकार, प्रदेश की हर खबर के लिए देखिए महरो मरुधर। और ब्रेक के बाद आइए आपको सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है राम राम सादय एग्री वेंचर पिच, जिसमें हम लेकर आते हैं कुछ ऐसे युवाओं को जो अपने आंखों में सपने बसाए हुए वैश्विक बाजार की ओर ध्यान दे रहे हैं, उसे देख रहे हैं। जी हाँ, और आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ में दो युवा मौजूद हैं जिन्होंने पढ़ाई बीएससी की एग्रीकल्चर की बीएससी एग्रीकल्चर हैं। एक इंदिरा जाट हैं, दूसरी सीमा सैनी हैं जिन्होंने एमएससी एग्रीकल्चर से किया, परंतु उसके बाद नौकरियां ज्वाइन करने की बजाय इन्होंने अपने आप को खेतों के हवाले कर दिया। जी हाँ, इन्होंने 5 बीघा का एक खेत लिया और उस खेत को बदल दिया एग्रो टूरिज्म के प्लान में। जी हाँ, इन्होंने कहा कि जब लोग रिजॉर्ट्स में जा सकते हैं, 5 स्टार होटल में जा सकते हैं, तो मैं मेरे खेत को कुछ ऐसा डेवलप करूं जहां 5 स्टार नहीं, असंख्य सितारे आपको वहां देखने को मिले, जहां पर किसी इत्र की खुशबू ना आए बल्कि सौंधी माटी की महक आए। बाकी इन्होंने क्या किया वो हम सीधे जानते हैं इंदिरा जी से। नमस्कार इंदिरा जी, राम राम साहब। राम राम सर। बताइए अपने बारे में। आज आप एक ऐसे मंच पर हैं जहाँ पर हम आपका परिचय ओपेश जी से तो करवा ही रहे हैं, इसके अलावा टीवी के माध्यम से बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं। 2009 में बीएससी मैंने पास आउट किया था, हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर का सेपरेट ब्रांच है उससे। पारिवारिक बैकग्राउंड भी कृषि है, तो उसी से जुड़े रहने का मन था, पापा ने उधर ही डाइवर्ट किया। फिर धीरे धीरे 2009 के बाद में खूब सारे काम किए, जिसमें एग्रीकल्चर में खूब सारे मैंने काम किए, डोर टू डोर सब्जियां भी मैंने बेची। और 2018 में हमने एक संस्था की शुरुआत की, ग्रीन वर्ल्ड फाउंडेशन करके, और उससे हमने कृषि पर्यटन का काम शुरू किया, जिसमें हमने ये देखा कि आज के समय में जैसे कोरोना जिस समय आया था, उस टाइम पे लोग पूरी दुनिया गाँव की तरफ भाग रही थी, अब शहर के लोग गाँव की तरफ भाग रहे थे। तो हमने भी यही सोचा कि भाई अगर इसको डेवलप किया जाए तो आने वाला समय जो है लोग इधर इस साइड में डाइवर्ट हो रहे हैं, कृषि की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं। बहुत सारी कंपनियां ऐसी स्टार्टअप हुई उस टाइम पे जिन्होंने कृषि के ऊपर बहुत बड़ा फोकस किया, कृषि प्रोडक्ट पे बहुत बड़ा फोकस किया।
तो हमने भी यही सोच के इधर डाइवर्ट हुए कि हम कृषि पर्यटन हम लोग तैयार करते हैं, जहाँ लोग शहर के लोग आएँ और खेती कैसे होती है, पशुपालन कैसे होता है, कैसे खेतों में रहता है किसान, वो सब चीज़ों को फील कर सके। जी, सीमा जी आपके साथ हैं। सीमा जी, आपने भी एग्रीकल्चर की पढ़ाई की, आप भी उसके बाद कोई जॉब ज्वाइन कर सकती थी, कोई नौकरी कर सकती थी या कुछ और काम कर सकते थे, आप भी खेतों की तरफ चली गई, क्यों? सर मैंने एमएससी हॉर्टिकल्चर से किया, तो मुझे किसानों की क्या स्थिति है वो मैं रियलाइज़ किया हमने, जब हमने 2018 में ग्रीन वर्ल्ड फाउंडेशन एनजीओ की शुरुआत की। तो उसी से हम इंस्पायर होके हमारे को एक ट्रेनिंग सेंटर शुरू करना था। तो कुछ लोगों की डिमांड के हिसाब से, जैसे कोरोना भी आ गया था, तो उस डिमांड के हिसाब से हमने एग्रो टूरिज़्म में उसको कन्वर्ट किया, एग्रो टूरिज़्म जो कि लो कॉस्ट हो। और मेरा इंटरेस्ट की बात करूँ तो मेरा बैकग्राउंड एग्रीकल्चर है और फैमिली भी एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से ही है मेरी भी। तो इस वजह से मुझे एग्रीकल्चर में और प्लांट से का भी मेरे को लगाव है, तो एग्रीकल्चर में मेरा इंटरेस्ट था। तो उसी में मेरा मन था कि मैं किसानों के लिए, और खुद में स्पेशलाइजेशन ये एग्रीकल्चर है तो मैं एग्रीकल्चर में ही कुछ करूं और कुछ हट के हम करें। फिर इंदिराज जी मिले मेरे को, तो 2018 में हमने इसकी शुरुआत करी। जी, इंदिराज जी को हमने सुना, सीमा जी को हमने सुना, पर उपेश जी लगातार ये सोच रहे होंगे कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। आपका एग्री टूरिज्म का रिजॉर्ट है, इसे एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता, तो फिर इसमें आप सोच रहे होंगे निश्चित कि आप क्यों। तो ये तो इन्हीं से जानते हैं क्या मदद आपको चाहिए उपेश जी से, क्योंकि एक्सपोर्ट तो आपके फार्म को हम कर नहीं सकते। सर बेसिकली क्या है कि हमारे राजस्थान में या हम बाहर भी बात करें तो कृषि पर्यटन के नाम से लोगों ने बहुत सारे रिजॉर्ट चला रखे हैं। मतलब वो नाम उन्होंने कृषि पर्यटन दिया, लेकिन असलियत में कृषि पर्यटन नहीं है, वो उन्होंने रिजॉर्ट बना लिया है और एक छोटा सा कृषि का कोई एक्टिविटी उन्होंने रख दिया है, तो लगता है कि भाई एग्रो टूरिज्म है। लेकिन असलियत में कृषि पर्यटन का मतलब तो ये है कि वहाँ जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम प्रोसेस करें, वहीं मेरे फार्म से ही जो लोग आए मेरे यहाँ घूमने आए वो उस प्रोड्यूस को वो खरीदें एक अच्छी रेट पे, तो वहाँ का प्रोड्यूस भी जो मेरे खेत का है वो भी एक अच्छी क्वालिटी से अच्छे प्राइस में बिके, और लोगों को वो कैसे होता है, अनाज कैसे अन्न पैदा हो रहा है, टमाटर कैसे उगाया जाता है, कैसे लगता है, मूंगफली कहाँ लगती है। लोगों को कई लोगों को ये पता नहीं सर, बच्चों को, कि मूंगफली ज़मीन के अंदर लगती है या ऊपर लगती है, तो वो चीज़ वो देख सकें, इसलिए ये सारा हमने किया। अब इसमें मदद की सर ऐसा है कि अगर इसको फोकस करके काम किया जाए तो आने वाला समय खेतों का है। मेरे पास अभी हमारे पास जो जिस तरह के गेस्ट जो हैं वो हैं एक लेवल से ऊपर, हाई लेवल के जिसको हम कह सकते हैं, वो लोग हमारे पास विजिट के लिए आते हैं। हालांकि इससे अभी तक हमने उनका नहीं करवाया, एक मिडिल क्लास हमारे पास रुकते हैं, लेकिन एक हाई क्लास के लोग विजिट करने आते हैं और वो बहुत इंटरेस्टेड हैं कि उनको अब जीवन में पैसा बहुत है, अब हमें सुकून चाहिए। तो अगर इसको, हमारे राजस्थान तो टूरिस्ट स्टेट है, अगर हम अलग अलग सिटी जो जैसे उदयपुर है, जोधपुर है या जयपुर है, इस तरह के अगर इसको बड़े लेवल पे हम लोग बना के इसको कर सकें तो ये बहुत बड़े लेवल पे इस पे काम हो सकता है। और एक पैकेज हम ये दे सकते हैं कि हमारा राजस्थान में अगर कोई आ रहा है तो जयपुर आ रहे हैं तो आपको जयपुर देखना है तो आप ये एग्रो टूरिज्म पे जाएं, जहाँ आपको जयपुर के गांव दिखेंगे। आपको जोधपुर देखना है तो जोधपुर के गांव देखने के लिए आप, हमारा ये सेंटर है, तो आपको वहाँ का कल्चर वहाँ दिखेगा। तो हम हर जगह, एक राजस्थान में कई सारे कल्चर हैं, आप नॉर्थ में, साउथ में जाएंगे, वेस्ट में, तो वो सारे कल्चर उन जगहों पे हम लोग डेवलप करें अगर, तो बहुत बड़ा एक वेंचर क्रिएट हो सकता है और इससे किसानों को फ़ायदा हो सकता है। हम इसको किसानों के साथ टाई अप करके कर सकते हैं कि वहाँ कोई जोधपुर में किसान बैठा है जो करना चाहता है तो उसके साथ हम लोग टाई अप करके इसको बड़े लेवल पे या कॉरपोरेट में भी लेके जा सकते हैं। तो इस तरह का प्लान हमारा है सर। और उसमें कितना हो पाएगा, क्योंकि सबसे मोटी बात तो आती है इन्वेस्टमेंट की सर। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि इतने अच्छी एजुकेशन के बाद भी जहाँ लोग फॉरेन में जॉब करने जाते हैं, अच्छी सैलरी लेना चाहते हैं, सब छोड़ के आप खेतों की तरफ गए और आप जैसे युवाओं से ही लोगों को मोटिवेशन मिलता है। एक्चुअली कहीं ना कहीं हर कहानी में कोई ना कोई एक सक्सेस स्टोरी होनी चाहिए। अगर सभी लोग एक ही वेड़ चाल में चलेंगे तो पीछे तो सब छूटता जाएगा, वहाँ कोई नहीं जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी चीज़ आप कर रहे हैं। मुझे इतनी देर से मैं भी सोच रहा था सुनील जी कि क्या ये चाहते क्या है, मन में क्या है। जो कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आया कि ये अपने बिजनेस को नेशनल लेवल तक ले जा सकते हैं, नॉट ओनली राजस्थान लेवल। जिस तरह से टाई अप्स डेवलप करें, वहाँ पर एक
टेम्परेरी मतलब रिजॉर्ट्स तैयार हो जाएं जो कि एग्रो टूरिज्म वाले हों रियलिटी के साथ। जी भाई खेतों में, जैसे किसान, मानिए, जी, हाँ। जैसे मानिए कोई आसाम जा रहा है तो चाय के बागान में बैठा है, या फिर वो जैसलमेर जा रहा है, बाड़मेर जा रहा है तो रेगिस्तान भी देखने को मिल रहा है, वहाँ का कल्चर भी देखने को मिल रहा है, और जयपुर आ रहा है तो वहाँ का भी कल्चर देखने को मिल रहा है। आई थिंक राइट। जी देखिए इसमें इन्वेस्टमेंट की तो डेफिनेटली जरूरत है जी, और प्रोजेक्ट भी अच्छा है। छोटी प्लानिंग कब बड़ी हो जाए पता नहीं चलता एक्चुअली। मुझे इनके प्लान में दम लग रहा है, पहले मैं सोच रहा था क्या सोचे, लेकिन उसमें इनकी मेहनत सबसे ज्यादा है क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट कम है, मेहनत ज्यादा है। मेहनत ज़्यादा है, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है। जी हाँ। डिस्कशन करना, फार्मर्स को तैयार करना, और सबसे बड़ी चैलेंज ये है फार्मर को समझाना। अभी हम सर एक प्रोजेक्ट पे और हमारी संस्था से काम कर रहे हैं भीलवाड़ा में। वो है पलास जो आता है ढाक, उसका नेचुरल कलर गुलाल, और पत्तल दोने हम लोग बना रहे हैं वहाँ महिलाओं के साथ मिलके। वो तो आप जो फाउंडेशन रन कर रहे हैं। पत्तों का जो पत्तल दोना है वो, उसकी मार्केट में बहुत डिमांड है। हम लोग उन जो महिलाओं की छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको भी हम लोग इसमें एसोसिएट करके हम लोग उसमें भी कर सकते हैं। उसमें कोई आपको जरूरत हो, हमारी भी फाउंडेशन है ओपी सिंह फाउंडेशन के नाम से, हम बहुत सारे बच्चों को एजुकेशन में, हेल्थ केयर में हेल्प करते हैं। कुछ हमारे लायक सेवा हुईगा बताइएगा। ये तो देखिए हिंदू धर्म में कहा है 6 पैसे दान देना चाहिए, जितना हम पे हो पाएगा जितना कोशिश होती है उतना करेंगे। ये तो आपका एक ऐसा प्रयत्न है, मुझे वो भी अच्छा लगा उन महिलाओं को, उन्होंने इतनी जी हाँ, 90 इन्होंने महिलाओं को सारा हेल्प सब कर कुछ रहे हैं। उन्हीं सर के- हमारा एक बहुत अदर बहुत प्रोजेक्ट। अच्छा लगा। इस तरह से आप करते रहिए, देखिए क्या वो चैलेंज आएगा, परेशानी आएगी। दुनिया में हर तरह के आदमी मिलेंगे। कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है हम फाइनेंशियली भी टूट जाते हैं, वीक हो जाते हैं ना। डरने का नहीं है, झुकने का नहीं है। रुको मत, झुको मत, जब तक मंजिल पे नहीं पहुंच जाओ। तो मेहनत करिए। वी आर ऑलवेज विद यू। एक दिन प्लान बनाते हैं विजिट। बिल्कुल एक दिन प्लान बनाते हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक है सर, बहुत थैंक यू। धन्यवाद। राम राम साहब। थैंक यू। राम राम।